One thing I've noticed is that students know the answers most of the times, but still they end up losing marks. Now, why is that so? Because knowing an answer and presenting an answer are two different things. So, today I'll be sharing with you how I personally approached my company law exams and the answering framework that helped me personally, and I really hope that it helps you too. Before going on to the marks part, I want you to remember one thing, that the examiner has not seen you study. The examiner can only judge what you've written in your answer sheet. So your answer has to be presented in such a way that is easy to evaluate and easy to understand. So let's begin. So today we are going to talk about how to deal with 5 marks question, 3 marks question, 2 marks question, 1 mark question, case laws, and then I'll be sharing a few presentation tips. So let's begin. First, let's begin with 1 mark question. 1 mark question generally direct होता है, so you don't have to put in so much thought into it. Just directly answer it. आपको आगे पीछे का कुछ बताने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली आंसर कर दीजिए, 2-3 लाइन मोर देन एनफ होता है. क्योंकि 1 मार्क का जो क्वेश्चन होता है वो प्रिसिशन देखता है, लेंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखता है. सो उन्होंने जो पूछा है, आंसर दैट डायरेक्टली. ओके. Now coming to 5 marks, 3 marks and 2 marks question. So first जो 2 points है, तीनों में सेम है कि आपको अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या पूछा गया है. वो जैसे ही आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, लाइक उसका मीनिंग एक्सप्लेन कर दीजिए, डेफिनेशन बता दीजिए एंड कोट द सेक्शन वेर एवर एप्लीकेबल. Now comes the difference. So obviously now 5 marks क्योंकि ज्यादा होते हैं, so you have to elaborate on it a bit. For example, अगर question है about ultra wires, so आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि okay the question is about doctrine of ultra wires. फिर आपने उसको explain कर दिया कि doctrine of ultra wires क्या होता है. Now you have to explain it. Okay, there are also ultra wires, the MOA, it can be ultra wires AOA, it can be ultra wires Companies Act, and what are those. So आप जब ये सब explain कर दिया, अब आपने अल्ट्रा वायर्स को पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया. नाउ यू अप्लाई इट टू द क्वेश्चन एंड लिंक इट टू द क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल, इफ द क्वेश्चन इज अबाउट लाइक इज दिस एक्ट ऑफ दिस पर्सन अल्ट्रा वायर्स द एमओए, तो अब आपने इसको कनेक्ट कर दिया क्वेश्चन के साथ एंड फाइनली यू आर गोइंग टू कंक्लूड इट सेइंग देयरफॉर दिस एक्शन इज और इज नॉट अल्ट्रा वायर्स द एमओए. नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि वो बहुत ब्यूटीफुली आंसर लिख के आते हैं, बट एंड में जाके दे फॉरगेट टू आंसर द क्वेश्चन ओनली. मतलब पूरा उन्होंने अल्ट्रा वायर्स का महाभारत पूरी उसकी कहानी लिख दी, बट अल्टीमेटली उन्होंने क्या पूछा था कि ये एक्ट अल्ट्रा वायर्स द एमओए है कि नहीं. आपने अल्ट्रा वायर्स द एमओए एक्सप्लेन तो किया है, बट आपने वो आंसर तो किया ही नहीं ना कि वो है कि नहीं है. सो कंक्लूजन कभी मत भूलना. ऑलवेज 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 योर लास्ट पोर्शन ऑफ द आंसर शुड बी आंसरिंग द क्वेश्चन. ओके, इफ नीड बी स्टार्टिंग में भी आंसर कर दो, नीचे भी आंसर कर दो, बट वो आंसर करना भूलना. अराउंड 1.5 से 2 पेजेस से ज्यादा नहीं लिखना होता है. बट अगेन हैंड राइटिंग मैटर करती है, किसी की बड़ी होती है किसी की छोटी होती है. इट इज रफली लाइक 1.5 टू 2 पेजेस मैंने लिखा है. यू डोंट हैव टू स्टिक टू दैट. योर फोकस शुड बी कि मैं जो भी रिक्वायरमेंट्स है मैंने वो सब आंसर किया है कि नहीं, रादर देन मैंने कितने पेजेस में आंसर किया है. सो डोंट फॉरगेट दैट. इट्स जस्ट एन अप्रोक्सीमेट लेंथ, जिससे आपको आइडिया आएगा कि आपको लिखना कितना है. ठीक है, डोंट स्टिक टू इट बेसिकली. देन कम्स 3 मार्क्स क्वेश्चन. इसमें आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. सीधा आपने मीनिंग बता दिया, सेक्शन लिख दिया, फिर आप डायरेक्टली अप्लाई करके कंक्लूड कर सकते हो. अप्रोक्सीमेटली 1 पेज में हो जाता है. 2 मार्क्स में आपको कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई कर दिया, मीनिंग डिफाइन कर दिया, फिर आप डायरेक्टली अप्लाई कर दो. हाफ पेज में वो सॉर्ट हो जाता है मोस्ट. ओके. देन कम्स केस लॉस. तो केस लॉस में फर्स्ट टू बिगिन विद फैक्ट्स ऑफ द केस. तो फैक्ट्स ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में लिखे हैं, तो आपको पूरे के पूरे रिट्रेट नहीं करने हैं. We can read it from the question paper, but yes, you have to write it down in 3 to 4 lines, 3 to 4 lines maximum. जो आपको important लगता है, just sum it up. ठीक है. फिर उसके बाद relevant case. तो ICSI में mostly ऐसा होता है कि जो केस स्टडी उन लोग देते हैं, दैट केस स्टडी इज वेरी सिमिलर टू द फैक्ट्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग केस लॉ. ठीक है. सो नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट केस लॉ इज दैट एंड यू हैव टू मेंशन दैट नेम इन द रेलेवेंट केस लॉ के फैक्ट्स ऑफ दिस केस आर सिमिलर टू सो एंड सो केस लॉ.
देन कम्स हेल्ड, तो वो जो आपने केस लॉ मेंशन किया है उसमें क्या था, मतलब उसको थोड़ा सा सम अप करना है आपको कि व्हाट वर द फैक्ट्स एंड व्हाट वाज हेल्ड, एंड फाइनली यू हैव टू कंक्लूड इट कि these two are very similar and this was held in this, so therefore this is the final conclusion. Okay, or you have to answer the question. So that is how you deal with case law. So now we have dealt with all types of questions, and in the कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस जहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट सिखाने वाली हूँ, इन दैट आई ट्राई कि मैं पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस जब निकालूं तो आई गिव यू फ्लो कि कैसे आंसर करना है उसको, सो वहां पे आपको और क्लैरिटी आ जाएगा बिकॉज एक आपके सामने एग्जाम्पल रहेगा. नाउ कमिंग टू द प्रेजेंटेशन टिप्स, सो फर्स्ट इज लाइक मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि even I used to do this when I was like very initial phases of my examinations. I used to read the case study, then I used to go for sub questions because that is the flow, right? फिर सब क्वेश्चंस पढ़ के अब वापस केस स्टडी पढ़नी पड़ती है क्योंकि आपने वो पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ा नहीं था. सो इसीलिए इट्स बेटर कि आप सब क्वेश्चन से ही स्टार्ट करो एंड देन go for reading the case study so you will know what exactly where to focus on in the case study. Okay. सेकेंड इज मार्जिन. सो अब आप ये देख रहे हैं, ये जहां पे मैंने क्वेश्चन 1A लिखा है, ये जो मार्जिन है ये ऑलरेडी प्रिंटेड मार्जिन है, ये आपको ड्रॉ नहीं करनी है. आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टू मार्जिन, वन एंड दिस टू. सो दिस ये जो प्रिंटेड मार्जिन है इसके अंदर आपको सिर्फ वो क्वेश्चन लिखना है, मतलब बेसिकली आपको ये लिखना है जो क्वेश्चन पेपर पे है, जो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पेपर पे है, जैसे क्वेश्चन 1A जो आपकी पर्सनल नंबरिंग होगी आंसर की. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका क्वेश्चन इज के व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, तो उसमें आप जो ये बुलेट्स यूज करोगे या 1 2 3 यूज करोगे वो इस मार्जिन में लिखी जाएगी. इस मार्जिन में अगेन आपको कुछ नहीं लिखना है, बेसिकली आपको मेक श्योर करना है आपका आंसर ये मार्जिन को क्रॉस नहीं करना है. सो यहाँ पे या तो एग्जामिनर को अगर मार्क्स देना है तो वो मार्क्स देंगे, नहीं तो मोस्टली ये मार्जिन से क्या होता है आपका आंसर जो है वो एक अलाइन में होता है, एक अलाइनमेंट फॉलो करता है, तो वो बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल लगता है. और ऊपर से अगर क्योंकि आखिरकार है तो वो पेपर, तो वो गलती से भी थोड़ा सा साइड से फट पट गया तो आपका कुछ भी वर्ड लूज नहीं होगा वहां पे, एंड प्रेजेंटेशन वाइज भी, तो इट सो इट इज बेनिफिशियल बोथ ways. Then comes headings. Always give your answers heading wherever necessary. जैसे अगर हम हमारा previous जो एग्जाम्पल है अल्ट्रा वायर्स का वो फॉलो करें, सो उसमें कैसे होता है, अभी आपने अल्ट्रा वायर्स का एमओ है, अल्ट्रा वायर्स पीओए, अल्ट्रा वायर्स कंपनीज एक्ट, ये अगर हेडिंग्स दे दी, so when examiner is looking at it before even reading the answer, that person knows that yes, this student knows what doctrine of ultra wires is. So and दूसरा presentation wise भी बहुत अच्छा लगता है, so that's why always give your answers heading. It gives that a structured look to the paper. Fourth is underline. Underline all the keyword section legal terms. Now, I do understand that जो हमारे company law के papers होते हैं वो बहुत ज़्यादा lengthy होते हैं. So obviously, we do not have so much time, and there is always a thin chance कि we might, हम शायद पेपर मिस कर दे या पूरा पेपर अटेम्प्ट ना कर पाए. So हमें वो रिस्क नहीं लेना है ये अंडरलाइन के चक्कर में. लेट्स नॉट डू दैट. फर्स्ट कंप्लीट योर पेपर. एक बार आपका पेपर कंप्लीट हो जाए उसके बाद when you have that time left, then come back to to the first page and then start underlining. Now because you've just written it, you will know कि exactly underline कहाँ करना है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. सो एक बार पेपर खत्म करो उसके बाद पेंसिल लेके अंडरलाइन करना स्टार्ट करो. मार्जिन में भी ज्यादा टाइम नहीं देना है, मैक्स टू मैक्स 2 to 3 minutes, एंड इफ यू कैन फिनिश इट इन द रीडिंग टाइम दैट्स बेस्ट. इन केस अगर आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत टाइम जा रहा है मार्जिन वगैरह में, तो उसको छोड़ दो, थोड़ी जगह साइड में छोड़ दो सो दैट आप बाद में मार्जिन ड्रॉ कर सकते हो, एंड ट्राई टू फॉलो द अलाइनमेंट विदाउट द मार्जिन. Fresh page. Every question has to be in a new page. Question 1 fresh page, question 2 fresh page. Now ABCD जो सब क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली वो डिपेंड करता है कि अगर समझो आपका जो सब क्वेश्चन है that is taking less than half a page, then you can leave 3 to 4 lines and begin with the new subsection. But अगर हाफ पेज है उससे ज्यादा ले रहा है, then I would suggest कि go for a fresh page. It looks better. So these were the tips, but again disclaimer कि आपके जो marks होते हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ एंड हाउ यू
applied it and how you presented in the answer sheet, उस पे बेस होते हैं, आपकी नॉलेज पे बेस होते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर आप ये स्ट्रैटेजीज यूज करोगे तो आप इट इज गोइंग टू compensate for your knowledge. No, that's not the case. That does not happen. These are just these just make your paper more presentable and organized. So these were the things that I had personally used in during my examinations. So इसको आप good presentation tips की तरह ही use कीजिए and not shortcuts to remembering few things. Yes. So remember that. Now, even if you forget everything from this video, I want you to remember these four words: concept, provision, analysis, conclusion, because this is the flow your company law answer should be, and this is how you should study. If you remember this, then I think writing answers would become very easy. So if this helped you, if this video helped you to understand how to address company law answers, and if you liked it, then save this video and do come before your exams as well to go through these four words: concept, provision, analysis, conclusion. And I think that would be it. So thank you so much. I'll see you in the next one.